रंजन, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज लाइव। समय हो गया है शाम 6 बजे का। शाम 6 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आप भी जुड़ जाइए खबरों के सिक्सर में चर्चा करने के लिए। आपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए और इस खबरों की चर्चा में आप भी शामिल हो जाइए। हर रोज़ खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोई न कोई खास व्यक्ति जरूर रहते हैं। तो आज हमारे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर गोल्डी एम जॉर्ज। गोल्डी एम जॉर्ज सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक, फॉरवर्ड प्रेस के सलाहकार संपादक एवं दलित मामलों के वो स्कॉलर हैं, दलित अध्ययन के से जुड़े हुए हैं। तो गोल्डी एम जॉर्ज का हम बहुत स्वागत करते हैं अपने इस विमर्श न्यूज के इस कार्यक्रम में। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। पहली खबर हमारी कांग्रेस से है। आज CWC की बैठक दिल्ली में हुई। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज अपने पार्टी के नेताओं को कई नसीहत दी। सोनिया गांधी ने कहा, आई एम द प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा, मैं ही पूर्णकालिक अध्यक्ष हूं और अगर आपको पार्टी के बारे में कुछ भी बात करना है तो आप हमसे बात करें, मीडिया के थ्रू बात मत करें। पूरे दिन भर की इस चर्चा में ये बात सामने आई कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। कांग्रेस ने पार्टी के भीतर का जो उनका संगठन का चुनाव है उसके तारीखों की घोषणा कर दी है। 1 नवंबर से कांग्रेस पार्टी के भीतर के संगठन के चुनाव की घोषणा हो गई है। 1 नवंबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अगले साल 2022 के सितंबर अक्टूबर में अध्यक्ष पद का ऐलान होगा। 20 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में अध्यक्ष की घोषणा होगी। ये इतने दिनों तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। इस बीच में कई नेताओं ने अपनी अपनी बातें कहीं। सोनिया गांधी ने सबसे महत्वपूर्ण, जैसे ही बैठक शुरू हुई, सोनिया गांधी ने कहा, अनुशासन में रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। एकता पार्टी के भीतर बने और इसके लिए भी जरूरी है कि लोग अनुशासन में रहें। पार्टी को मजबूत बनाना है और आने वाले दिनों में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनकर उभरे, इसके लिए जरूरी है कि पार्टी का एक एक सदस्य अनुशासन का पालन करे। उन्होंने कहा कि इस समय मैं ही अध्यक्ष हूं और मुझे से बात की जानी चाहिए, मीडिया के थ्रू आप बात मत करें। हम आपको ये बताते चलें कि कपिल सिब्बल, आनंद शंकर और कई नेताओं ने चिट्ठी लिखकर, जिनको हम G23 के नेता कहते हैं, इन लोगों ने चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी को ये कहा था कि पार्टी में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए। सोनिया गांधी ने आज कहा, मैं ही हूं पूर्णकालिक अध्यक्ष। ये सब बातें हुई, लेकिन इस बात के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं राहुल गांधी एक बार फिर अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। हालांकि ये 2022 के अगस्त सितंबर में इसकी घोषणा होगी, लेकिन पार्टी के अधिकांश नेताओं ने आज की बैठक में ये कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने ये कहा कि हम आपकी बात पर विचार करेंगे। राहुल गांधी ने अभी अध्यक्ष बनने को स्वीकार नहीं किया है। तो हमारे साथ एम जॉर्ज साहब हैं, गोल्डी एम जॉर्ज साहब से हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस के भीतर बहुत कुछ चल रहा है इस समय। एक तो आप छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के बीच चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, हर जगह उनकी मुश्किलें हैं। बिहार में अभी तक किसी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। अब तो ये पूरे संगठन को एक तरह से आज सोनिया गांधी को ये कहना पड़ा कि मैं ही अध्यक्ष हूँ। आप किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस की मुश्किलें कैसे खत्म होंगी? देखिए, बात ये है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है। जब आप अनुशासन की बात करेंगे तो जो पार्टी कैडर बेस्ड होती है उसमें एक अनुशासन बनता है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियों को देखिए या आप RSS आधारित जो जनसंघ था या उसके बाद में भाजपा को देखिए, तो वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर का मतलब क्या होता है कि भाई पार्टी के जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं को फैलाने वाला एजेंट होता है, वो गांव में हो, बस्ती में हो, शहर में हो, जहाँ कहीं भी हो। तो उस रीति से कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, जिसकी खामियाजा जो आज कांग्रेस जो भुगत रही है। दूसरी बात ये है कि 2018 के जो चुनाव था, जो लोकसभा चुनाव था,
और उस चुनाव में हार का एक मुख्य जो वजह यही था कि पार्टी के अंदर में ना नेताओं में कोई समन्वय था, ना जो नीचे के जो कार्यकर्ताओं में जो कोई समन्वय था। और पार्टी में होता ऐसा है कि एक रीति से अगर आप देखोगे, अभी मैं आपको एक दूसरा बता रहा हूँ बात कि अभी जैसे अब पंजाब को लोग इतना घमासान हो गया, कैप्टन को हटा दिए और आपने सिद्धू को अध्यक्ष बने, फिर बाद में हट गए, फिर बन तमाम प्रकार के आपने देखा। इसी दौरान एक और स्टेट है जहां के मुख्यमंत्री को ही बदल दिया गया, जैसे गुजरात की बात, गुजरात के मुख्यमंत्री कानो कान खबर नहीं हुआ कि किस रीति से वहां का सीएम को बदल दिए। वहां की राजनीतिक तमाम प्रकार के बीजेपी के अंदर में जो उठक पटक जो चल रही थी उसके बारे में कानो कान खबर नहीं लगी। तो ये होता है केडर बेस्ड पार्टी। और जब तक केडर बेस्ड पार्टी आप नहीं बनाएंगे तब तक आपके तमाम प्रकार के डिसिप्लिन जो होता क्या है सर कि हर एक व्यक्ति अपने आप को एक नेता मानने लगता है। तो क्या आप ये मानते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र की तरीके से सबको अपने अपना नेता चुनने का अधिकार है, तो क्या नेता चुनने का अधिकार नहीं हो? क्या बीजेपी की तरह आलाकमान की संस्कृति कांग्रेस की रही है जी। अब तो बीजेपी उसको अपना रही है जी, और कांग्रेस उससे विमुख हो रही है। नहीं, दोनों में एक अंतर है। बीजेपी का एक जो बहुत स्पष्ट पॉलिटिकल एजेंडा है वो है हिंदू राष्ट्र का निर्माण। और यहाँ पे आप देखिए आज की स्थिति को अगर मैं आपको 2 मिनट और ले लूँ तो उसमें ये है कि जैसे आप बता रहे कि भाई देखो यार पेट्रोल का रेट 110 हो गया, तो भाई बीजेपी के जो सिखाए पढ़ाए जो कार्यकर्ता ये क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि 110 हुआ है 200 देंगे, देश के लिए हम कुर्बानी दे देंगे, हिंदू राष्ट्र बने। भाई प्याज का रेट बढ़ गया, आलू का रेट बढ़ गया, टमाटर का रेट बढ़ गया, सब्जी नहीं है, रसोई गैस नहीं है, ये तमाम प्रकार के आप जो रोजमर्रा के इंसान से जुड़े हुए मुद्दों को जब आप उठाते हैं तो वो स्पष्ट है कि उनके कैडर भी स्पष्ट है, उनके नेता भी स्पष्ट है कि उनके सामने में जो आइडियोलॉजी है, उनके सामने में जो लक्ष्य है वो स्पष्ट है। कांग्रेस के लिए समस्या क्या है कि इस तरह का एक डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट का एजेंडा कांग्रेस के अंदर में नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का संबंध आरएसएस के साथ अभी भी है। तो इस वजह से जब पार्टी के अंदर में कोई क्राइसिस होता है, जब नेतृत्व में कोई क्राइसिस होता है, सिवाय इसके कि भाई उसका सामना किया जाए, वो एक एक नेता जो है जो इसी तर्ज पे जो है वो मीडिया के सामने जाने लगते। और यही अब सहन से जो है बाहर होने लगा है। तो शायद इसी वजह से सोनिया गांधी ने बोला कि भाई मैं ही अध्यक्ष हूँ, आई एम द प्रेसिडेंट। जी चलिए, कांग्रेस की उस पर हमारी नजर रहेगी, हर डेवलपमेंट की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, 1 नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और हम आपको ये बताते हैं कि 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। 20 सितंबर को शायद इसकी घोषणा हो जाएगी। जैसा कि ये कांग्रेस की संस्कृति भी रही है, ये पहले ही कहा जा चुका है कि हर कोई चाहता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। राहुल गांधी ने अभी हामी नहीं भरी है, अब राहुल गांधी पर इंतजार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कांग्रेस के ही बड़े नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब है, लेकिन अभी अभी जो खबर आई है मनमोहन सिंह के हालात में थोड़ी सुधार हुआ है। उनको डेंगू हो गया है, वो दिल्ली में अस्पताल में भर्ती हैं। आज उनकी बेटी ने देश के स्वास्थ्य मंत्री के एक ट्वीट पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि हमारे पेरेंट्स कोई जू के जानवर नहीं हैं जिनके साथ आप तस्वीरें खींचकर और उनको वायरल कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने एक उनकी तस्वीर खींचकर और ट्विटर पर डाल दिया था, जिससे आज मनमोहन सिंह की बेटी ने नाराज़गी जताई और उन्होंने कहा कि हमारे पेरेंट्स कोई जू के जानवर नहीं हैं कि आप उनको तस्वीर खींच के डाल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मनमोहन सिंह की तबीयत में सुधार हुआ है। उनको डेंगू हुआ है, पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती हैं। 88 वर्ष के मनमोहन सिंह की तबीयत को लेकर देश भर में चर्चा है, लेकिन इसी बीच झारखंड के एक मंत्री ने उनको श्रद्धांजलि तक दे दी। उन्होंने एक सभा में कह दिया कि मनमोहन सिंह को हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम सब विमर्श न्यूज़ की तरफ से भी हम चाहेंगे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जल्द स्वस्थ होकर
घर लौटें। और ये खबर अभी आई है, जो बुलेटिन जारी किया गया है हॉस्पिटल की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि मनमोहन सिंह के हालात में पहले से सुधार हुआ है, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। अच्छी बात है जी, तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो एक संस्कृति है। हाँ। ये तमाम जो बीजेपी और तमाम प्रकार की जो संघ परिवार का संस्कृति है कि वो विरोधियों को जितना ज़्यादा कार्टून के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं वो करते हैं। और यही हुआ है कि भाई अब जैसे आप बता रहे कि मंत्री जी जो है, झारखंड के मंत्री जो है, उनको श्रद्धांजलि दिए। एक और बात बता दूं, कुछ समय पहले, साल भर पहले जो है, ये शायद किसी प्रदेश के ही मंत्री जी, उन्होंने तो मतलब एक रूप से बहुत ही नशे के हाल में आके वो क्या बोलते हैं, स्वयं के प्रधानमंत्री को ही श्रद्धांजलि दे दिया था। तो इस तरह की जो घटनाएं जो है कोई नई बात नहीं है जो बीजेपी की, लेकिन और जिस रीति से जो विरोधी पार्टियों का जो जिस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है, जिस तरीके से दुश्मन के रीति से जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। झारखंड वाले मंत्री तो मैंने कांग्रेस की सरकार और वहाँ वो शिबू सोरेन की, उनकी सोरेन की सरकार है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि ये मैं एक ओवरऑल बीजेपी का जो कल्चर जो मैं बता रहा हूँ कि पर उन्होंने उनका एक संस्कृति अब बन चुकी है कि अपने विरोधी पार्टी और उनके नेताओं को आप जितना एक कार्टून के रूप में, जितना मूर्ख के रूप में आप साबित करने पाए, अरे वो उसको लेकर वो कई प्रकार के शब्दावली को भी वो मतलब उसका भी आविष्कार करते हैं। तो ये उनका एक हिस्सा है। और इसमें तो जायज़ है कि उनकी बेटी ने जिस तरीके से बताया कि भाई हमारे जो परिवार या पिताजी जो है वो कोई जू के जानवर नहीं है, ये बिल्कुल। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू, एक बयान देते हुए उन्होंने ये कहा कि मांडविया जो है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो उनको मना करने के बाद भी उन्होंने तस्वीर ली, और केवल तस्वीर ली ही नहीं, उसको ट्विटर पर वायरल किया। उन्होंने ये कहा कि हमारे पेरेंट्स कोई जू के जानवर नहीं हैं कि आप उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। ये दमन सिंह ने जो बातें कही हैं, तो ये आज दिन भर इस पर चर्चा होती रही। मैंने आपको ये भी बताया कि झारखंड के एक मंत्री ने तो कल ही उनको श्रद्धांजलि दे दी थी। ये मनमोहन सिंह जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें, ऐसी कामना सबकी है और सभी चाहते हैं कि जल्द स्वस्थ हो जाएं। इस उम्मीद के साथ कि मनमोहन सिंह जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान पिछले दिनों एक दलित नेता की मौत हो गई। मौत क्या हुई? उनकी हत्या हो गई और हत्यारों को खोजने में पुलिस जुटी रही। आज उसमें से एक व्यक्ति ने सरेंडर किया, एक व्यक्ति ने कल ही कर दिया, पहले ही सरेंडर कर दिया था। तो अब उस मामले में 2 लोगों ने सरेंडर किया और ये कहा कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसने गुरु साहब की बेइज्जती की थी और इसीलिए चूंकि पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने जो किया वो ठीक ही किया। ये हत्या करने के बाद और मैंने आके पुलिस के सामने और ये कहा कि हमने जो किया वो ठीक ही किया, ये बहुत अजीब बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसी मसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और ये कहा गया कि वहाँ पर लोगों की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है, इसलिए किसानों को वहाँ से हटाया जाना चाहिए, इस आंदोलन को ख़त्म कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये दो अलग अलग मसले हैं, है ना। ये दोनों हम लोग इसको जोड़ के ना देखें। जो जिस व्यक्ति का जो हत्या हुआ है और वो दलित समाज से है, और ये तो एक परंपरा है कि मतलब दलित समाज का हत्या करना कोई बड़ा दोष या पाप नहीं लगता है और तमाम प्रकार के ग्रंथों में भी इसको इस तरीके से ही दिखाया गया है। तो मूल रूप से ये है कि सवाल इसमें ये बहुत स्पष्ट है कि अभी आप जैसे बता रहे हैं कि वो व्यक्ति ने ग्रंथ साहिब का या गुरु ग्रंथ साहिब का जिसने अपमान किया बता रहे हैं, तो पहला चीज़ है कि ऐसे अपमान को क्या आप स्वयं ही उसको दंड देने के लिए आप अधिकृत है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप इस देश के संविधान के आधार पर बनी हुई कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं या स्वयं की एक सामाजिक व्यवस्था की बनी हुई कानून में आप विश्वास करते हैं कि भाई फलाने ने किसी तरह का अपमान किया, चलो उसको मार दो।
है। तो अपमान तो यहाँ पे दलित तो ऐसा है, तो दलित यहाँ पे कई हजारों सालों से अपमान सहते आ रहे, तो उसके लिए वो किसको मारे, यहाँ के सारे ब्राह्मणों को मार दे या यहाँ के सारे ठाकुरों को मार दे? तो ये एक सवाल होता है कि अपमान का अगर मतलब मौत ही आपका दंड विधि है, तो हाँ, तो ये एक है। दूसरा चीज जो है, जब से ये किसान आंदोलन विगत 1 साल से ज़्यादा समय से अभी यहाँ पे जारी है, जब से ये आरंभ हुआ है, तब से निरंतर और नियमित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में, कई सारे हाई कोर्ट में कई प्रकार के अर्जी जो है, याचिका जो है डाले जा रहे हैं। और ये एक रीति से किसी ना किसी इसमें मतलब कई सारे कारण बताते हैं, हत्या हो रही है कारण बता देते हैं, कभी आप बताते हैं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो है ये बताते हैं कि भाई आप जो है तमाम प्रकार के ट्रैफिक ब्लॉकेज से, ये जो मूल जो 3 कानून और उससे जुड़े हुए जो सवाल ये आंदोलन जिस रीति से रेस किया है, उठाया है, उससे पूरे देश की जो जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के कई प्रकार के हथकंडे कारनामे करे जाते हैं जानबूझ के। और एक जाल है, ये जाल है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके 50-60 आदमी एक के बाद एक अर्जी डालते जाए, सिंगू से हटाए, फलाना जगह से हटाए, इधर से हटाए, इस तरीके से बनाने से अपने आप में सरकार के ऊपर में एक दबाव बनेगा। कल कहीं ना कहीं जाके जो है सरकार जो है इन लोगों को हटाने के लिए फोर्स और पैरामिलिट्री सबको ला के वहाँ से खदेड़े, भले ही उसमें 1000-2000 लोगों की मौत हो जाए। अभी जैसे हुआ लखीमपुर में जो हुआ कि भाई आप चढ़ा दो, तो ये चढ़ा दो वाला जो एक प्रवृत्ति है वो अब याचिकाओं के माध्यम से चढ़ा दो वाला वो प्रवृत्ति हम देख सकते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची सिंधु बॉर्डर की ये जो दलित की हत्या हुई थी, उसमें आज निहंग नारायण सिंह ने वो किया, आत्मसमर्पण किया। उसके पहले सरबजीत ने किया था और इन दोनों ने कहा है कि हमने जो किया वो ठीक ही किया। सिंधु बॉर्डर पर तरनताल के गांव चीमा के पास जिस दलित की हत्या हुई थी, लखबीर सिंह की जिसकी हत्या हुई थी, उस हत्या में ये अब तक 2 लोगों ने सरेंडर किया और दोनों कह रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी इसलिए हमने ये किया। ये अजीब यह है कि उन्होंने फैसला सुनाया और अब वो सरेंडर करके हमें। चलिए, इस पर हमारी नज़र रहेगी, हम ये खबर आप तक और पहुंचाते रहेंगे। 5 राज्यों में 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। तो आज चुनाव आयोग ने उन 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को और चुनाव निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को वहां पर उन्होंने पत्र लिख के ये कहा है कि आप चुनाव की तैयारियां शुरू कर दें। हम आपको ये बताते चलें कि पंजाब में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें से एक पंजाब भी है। वहाँ के मुख्य सचिव, मुख्य चुनाव अधिकारी को ये पत्र लिखकर चुनाव आयोग ने कहा है कि आप चुनाव की तैयारी शुरू करें। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा का कार्यक्रम खत्म होने के तारीख अब करीब आ गई है और इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चलिए, तो एक महापर्व फिर माने देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। एक तो उत्तर प्रदेश पर सबकी नज़र है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्या योगी रहेंगे कि जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस के बीच जो घमासान है उससे लगता है कि कांग्रेस वहाँ घुस गई है। आज कांग्रेस की जो मीटिंग है उसके बाद, उसके पहले कई लोगों ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अपने कारणों से कांग्रेस 5 राज्य में चुनाव हारेगी। आप किस तरह से देख रहे हैं इन 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई? देखिए, अभी की जो पूरी देश की जो परिस्थिति है, और ये पहले तो मैं बता दूं ये बात कि हम हमेशा जो है जीत और हार, जो हमारी जो चुनाव व्यवस्था के जो बात करें, ये बहुमत का एक व्यवस्था नहीं है। हमारा व्यवस्था जो है बहुमत वाला नहीं है। अधिक मत जो प्राप्त करता है वो उसे विजयी घोषित। मैं उदाहरण बता दूं कि 2018 के जो चुनाव में बीजेपी का अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ गया है, लेकिन वो बहुमत में नहीं थे, वो अल्पमत में थे। उनको 37% वोट मिला है। इसका मतलब ये होता है कि 63% लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट किया है इस देश में। और दूसरी बात यह है कि इस 63% लोगों का जो रिजेक्टेड जो लोग हैं जिन्होंने इनको वो बिखरा हुआ है। मतलब सवाल ये है कि अब जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश के ऊपर में हम जैसे नज़र डालते हैं उदाहरण से,
अब देखिए यहाँ पे तो जोगी सरकार जो है विगत 5 साल में जो तमाम प्रकार के एक रूप से क्या बोले कि गुंडों का एक राज्य को पूर्ण रीति से साबित कर चुके हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये मीडिया और तमाम प्रकार के अखबार और रिसर्च और तमाम चीज़ों में ये आ भी चुका है। लेकिन अभी की जो परिस्थिति में मुझे व्यक्तिगत रीति से जो लगता है कि वहाँ पे अभी भी एडवांटेज बीजेपी ही दिख रहा है। अभी आपको लग रहा है? हाँ, क्योंकि अभी की जो स्थिति में थोड़ा सा तो एडवांटेज बीजेपी ही है, कहीं कहीं बैकफुट में जाने का संभावना है, क्योंकि वो जो उसके कारण जो है वही है कि वहाँ पे भाई आपके जो समाजवादी पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी अलग से, फिर कांग्रेस की तो कोई लीडरशिप नहीं है, अजित जो सिंह जो थे वो उनका भी देहांत भी हो गया है उनकी पार्टी में भी, तो पूरा जो विपक्ष जो है वो एक साथ अगर आने की स्थिति में नहीं बनती है तो यहाँ से आप इस प्रकार की जो संघीय सरकार को आप नहीं उखाड़ पाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे पंजाब की परिस्थिति भी लगभग ऐसी ही है। एक तो कांग्रेस में बिखराव है और वहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई भी सहमति की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो एक जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल फोर्स जो है, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर पॉलिटिकल अलायंस जो बनने की जो बात है, ये बात आप नहीं देख पाते कि कांग्रेस के संदर्भ में भी कोई इनिशिएटिव आपको नहीं दिखता है। अगर कोई किसी ने एक जगह पे इनिशिएटिव लिया तो दूसरे जगह में टूट जाता है। लेकिन कॉन्ट्रारी जो अगर देखेंगे, इसके विपरीत अगर हम देखेंगे कि बीजेपी यही करता है कि अपने सारे जो सहयोगी दल को वो एक साथ बना के रखता है, भले ही अपने जो पार्टी के जो मुखियाओं को भले ही जो है मंत्री पद कम देगा, लेकिन सहयोगियों को मंत्री पद देने में कोई, अब आप बिहार का केस देख लीजिए, बिहार में भी तो यही हुआ है। तो क्योंकि बिहार में बीजेपी ने ज्यादा सीट जीते विधानसभा में, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं बने। बीजेपी ने स्वयं आके बोले कि भाई हमारा जो चीफ जो है वो नीतीश कुमार। तो ये तमाम प्रकार के एक जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अलायंस पॉलिटिक्स जो है, अलायंस पॉलिटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल्स को ना कांग्रेस फॉलो करती है, ना कम्युनिस्ट फॉलो करती है, ना समाजवादी, ना बहुजन समाज, ना और किसी की जो मतलब नए जो आम आदमी पार्टी जैसे जो अपना अलायंस, और ये यही है कि वो अलायंस के माध्यम से अपना बल को बढ़ाते हैं। ये क्या है कि अलायंस के माध्यम से इन पार्टियों ने अपने आप को घटा दिया है। चलिए, 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया अब तेज हो जाएगी। आज चुनाव आयोग ने उन 5 राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया आप शुरू कर दीजिए, चुनाव की तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, वो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी अगले दिन हो सकती है। अभी केवल उनकी एक चिट्ठी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को मिली है और इसीलिए खबर के तौर पर हमने आपको ये बात बताई। हम आपको ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर हमारी नज़र रहेगी। हम आप अपडेट। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। इन दोनों सीटों पर ऐसी जंग छिड़ी है, लग रहा है कि विधानसभा का फाइनल मैच खेला जा रहा हो। सभी पार्टियां एड़ी चोटी एक कर रही हैं। कांग्रेस ने कन्हैया को उतारने की बात कही तो राजद तिलमिला उठी। राजद के नेता ये कह रहे हैं कि कन्हैया अच्छा भाषण कर सकते हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। इसी बीच खबर ये फैल गई कि लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार में कूदने वाले हैं। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो दिल्ली में अपनी बेटी के घर पर आराम कर रहे हैं। लेकिन रोज ये खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव कभी भी पटना आ सकते हैं और चुनाव प्रचार शुरू कर सकते हैं। आज उनकी बेटी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, राबड़ी देवी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने पहले कहा कि वो किसी भी समय लैंड कर सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव प्रचार में आ सकते हैं। लेकिन बाद में तेजस्वी भी बैकफुट पर गए और उन्होंने कहा कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? तेज प्रताप यादव विरोधी रुख अख्तियार किए हुए। लालू प्रसाद यादव को लगता है कि वो चुनाव में आ जाएंगे तो तेजस्वी पर हमला उनका भाई ही करना शुरू कर देगा और इसलिए लालू प्रसाद ये
एक विचार है। आपकी बात मैं जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है ये 2 सीटों पर उपचुनाव, कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने खड़ी है, इनका गठबंधन जैसा आप कह रहे हैं बिखरा हुआ गठबंधन है, जेडीयू अपना कह रही है कि हम तो जीतेंगे क्योंकि ये बिखरे हुए लोग हैं। अब तो एक परिवार में, लालू प्रसाद के परिवार में ही झंझट है, तो मुश्किल उनकी और बड़ी हुई। जी, मतलब ये तो इसमें 2 बातें हैं कि जो एक तो बात मैं ये बता दूं कि जो गैर बीजेपी जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें से एक बड़ा नाम लालू प्रसाद यादव का है, और ये केवल अभी का ही नहीं बल्कि लगभग 3.5 दशक 4 दशक से जो है उस रीति पे उस रीति से देखा जाए तो वो, और बहुत ही वो इसलिए भी सशक्त है कि बिहार के अगर संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसमें अभी जो ओबीसी चीफ मिनिस्टर्स कंटिन्यू कर रहे हैं बिहार में जो है, इसका पूरा श्रेय जो है लालू प्रसाद यादव को ही जाएगा। और यही समय था कि जो देश के जो तमाम प्रकार के जो मीडिया है, पूरी जर्नलिज्म है, जो जिसको हम लोग अपने ऑल्टरनेटिव भाषा में ब्राह्मणवादी मीडिया बोलते हैं, तो ब्राह्मणवादी मीडिया के लोगों ने बिहार को जंगल राज के रूप में जो घोषणा किया था, तो यही संदर्भ है कि भाई जहाँ पे ब्राह्मणों का राज खत्म हुआ तो वहाँ जंगल राज आरंभ होता है। बात ये तो यही नहीं है, बात ये भी है कि आज के दिन में जो आरजेडी के अंदर में भी जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस मतलब जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर में जो क्राइसिस है उसी तरह से आरजेडी के अंदर में भी एक क्राइसिस है, और उस क्राइसिस को शायद वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। और तेजस्वी यादव शायद ये सोचते हैं कि उनके पिता यदि आए तो वो क्राइसिस जो है उसमें से हम उभर पाएंगे। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो 2 आपने बताया कि जो फाइनल मैच का जो फाइनल हो रहा है वर्ल्ड कप का, तो इस तरीके से जो है ये ऐसे जो परिस्थितियां उपचुनाव में आप बहुत देखते हैं। मतलब ये खाली बिहार की ही नहीं मैं बता रहा हूँ कि तमाम प्रकार के उपचुनाव में जो है जो हारी हुई पार्टियां जो होती है, जो सत्ता में नहीं रहती है, वो इस तरह के एक माहौल, जैसे हमारे वहाँ पे जो मरवाही का जो उपचुनाव था जहाँ से अजीत जोगी जो जीते थे और उनके बाद में जो, तो उस समय बीजेपी ने भी जैसे छत्तीसगढ़ में जो इस तरीके का एक माहौल बनाया, तो उसी तरीके के माहौल अब मध्य प्रदेश में भी देख रहे थे। तो ये उपचुनाव क्या होता है कि मूल चुनाव से भी बड़ा जो है एक ताकत दिखाने का एक बनता है। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है, साधारण है। आरजेडी के एक कद्दावर नेता ने कहा कि ये उपचुनाव में अगर हम जीतते हैं तो ये सरकार पलट जाएगी। जी, ये सरकार, नीतीश की सरकार चली जाएगी, ऐसी उम्मीद वो पाल के रखते हैं। जी नहीं, वो तो एक बात है, कहने की एक बात है, लेकिन उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सरकार नीतीश कुमार के जो गवर्नमेंट है, अगर ये गवर्नमेंट को अगर गिरना है तो मेजर अलायंस पार्टनर जो है वो विड्रॉ करेगा तभी होगा, एंड दैट इज बीजेपी। वो है बीजेपी, और बीजेपी जब तक साथ में रहेगा तब तक जो है नीतीश जी को कोई भी बीजेपी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक क्या बोलना चाहिए घातक रिस्क होगा। अब देखिए, मैं आपको उसका दूसरा एक सिक्के का हिस्सा दिखाता हूँ, या बताने का कोशिश करूंगा कि यही चीज हुआ था महाराष्ट्र में, जब जो बीजेपी और शिवसेना का अलायंस टूटा, तो वो टूटा और वो तुरंत जो है वहाँ की एनसीपी के साथ में मिलकर सरकार। तो ये एक ऐसी भी एक मतलब एक इक्वेशन जो होता है, एक जो इस तरह का इक्वेशन जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीजेपी के लिए कि भी अब उसी रीति से यही कोशिश किया था यहाँ पे आपके बंगाल के चुनाव में कि तमाम प्रकार के जो टीएनसी के नेताओं को पकड़ के लाए और बाकी छोटी छोटी पार्टियों को हम साथ में ले ले और इस तरीके से एक अलायंस बनाए। तो एक तमाम प्रकार के जो अभी जो उपचुनाव हुआ ममता बनर्जी वाला, उसको भी आपने इतना हाइक दिया था भवानीपुर के चुनाव। तो ये तमाम चीज को अगर आप देखेंगे कि उपचुनाव को आप हाइक देने का एक कारण है कि वो एक फोकस्ड होता है, और फोकस्ड एरिया में आप अपने तमाम प्रकार के पॉलिटिकल हथकंडों को आप वहां पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और दैट इज द रीजन अभी बिहार के जो 2 उपचुनाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए। तो चलिए, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां एड़ी चोटी कर रही हैं। राजद और कांग्रेस आमने सामने है, ये मुश्किल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है। सभी अपने अपने दावे तो कर ही रहे हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये आखिरी खबर, आज छठी खबर हमारी है। एक दुखद खबर है। ये खबर गोपालगंज से आ रही है। गोपालगंज में एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के बंदूक से गोली चल गई, गलती से गोली चल गई और उसमें बैंक में खड़े 3 ग्राहकों को वो गोली लग गई। ये अभी तक जो खबर आ रही है कि वो तीनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर रूप से जख्मी हैं, लेकिन अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन अचानक सिक्योरिटी गार्ड के बंदूक से चली गोली से 3 ग्राहकों और वहाँ कई लोग घायल हो गए। ये एक बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज से आ रही है। ये आपको हम बताते चले कि बैंक परिसर में ही जो सिक्योरिटी गार्ड था अपने बंदूक को या तो वो कुछ ठीक कर रहा था या किसी कारण से वो गलती से उसकी गोली चल गई। ग्राहकों को गोली लगी है, 3 ग्राहकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये एक मुश्किल ऐसी गलती हो जाती है कभी कभी गार्ड्स के साथ। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, अब पता चलेगा कि क्या कारण से हुआ। लेकिन ये खबर यही है कि वो अस्पताल में लोग भरते हैं। चलते चलते कुछ खबरों पर चर्चा हम जरूर करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम को एक नया कोच मिल गया है। अब राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच होंगे, वो सीनियर कोच होंगे, वही टीम के असली कोच कहे जाएंगे। अभी जो T20 मैच चल रहे हैं, इन मैच के बाद, कल से मैच शुरू होने वाला है, इसके बाद राहुल द्रविड़ बजाबते टीम के कोच के तौर पर अपना योगदान देना शुरू कर देंगे और भारतीय टीम को अब एक देसी कोच। आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में? थोड़ा होता है। हाँ, तो जी तो चलिए आप कुछ प्रतिक्रिया देंगे राहुल द्रविड़ के। एक तो वो बहुत सुलझे हुए लगते हैं हम लोगों, हम तो मिले नहीं उनसे, लेकिन लगते हैं और अच्छे बैट्समैन रहे हैं, बहुत सालों तक खेला है, बारीकियों को समझते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत को एक अच्छा कोच जी बहुत अच्छा है। मतलब ये तो बहुत लंबे समय के बाद में हुआ कि एक देश का कोई देसी कोच भारत में आया है। और ऐसे तो राहुल द्रविड़ को द वॉल यानी दीवार कहा जाता था अपने ज़माने में। जो है वो बहुत दीवार की तरह एक छोर को जो है वो संभालने वाले में से थे। और अगर हो सकता है कि इस दीवार के माध्यम से भारत के क्रिकेट में भी कुछ नए दीवार को वो डेवलप करने पाए, और अच्छा है। और कोशिश होना भी चाहिए कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो आगे जाए और देश विदेश में अपना नाम बनाए और भारत का नाम रोशन करें। चलिए राहुल द्रविड़ को शुभकामनाएं विमर्श न्यूज की तरफ से। चीन का सबसे लंबा स्पेस मिशन शुरू हो गया है। नए स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं चीन के कई वैज्ञानिक। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चीन ने नए स्पेस स्टेशन पर भेजा है। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री शनिवार को चीन के नए स्पेस स्टेशन पर उतरे। उसे चीन के एक नए स्पेस प्रोग्राम में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चीन के स्थानीय समय के मुताबिक रात 12 बजे के बाद मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान में सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ये लॉन्चिंग हुई और अब स्पेस में वो लोग पहुंच गए हैं। तो चलिए, विज्ञान के क्षेत्र में चीन तो लगातार प्रगति कर ही रहा है। अब एक नई उपलब्धि चीन को हम कह सकते हैं कि उन्हें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस मिशन पर भेजा है। तो ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें। चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर हमने चर्चा कर लिया। कल शाम को 6 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ फिर हम हाजिर हो जाएंगे। जुड़े रहिए विमर्श न्यूज के साथ। देखिए हमारा फेसबुक लाइव हर रोज शाम को 6 बजे खबरों के सिक्सर के साथ। और इसके साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज। कल तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मजा। आप तो जबरदस्त खिलाड़ी हो। अच्छा